नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति पर एक और वीडियो बना चुके हैं, तो यदि आप वह देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। तो पहला जो अधिकार है लमसम है, इसमें हम 10 अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के 10 अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो आइए पहला अधिकार देखते हैं। पहला अधिकार है नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी, अपॉइंटमेंट संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति किसको किसको अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको ध्यान से सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन को और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों यूनियन टेरिटरीज के जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उन सब पे नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, कमिटी हैं, उनके भी अपॉइंटमेंट जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाली आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, इत्यादि। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाली आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, इत्यादि। तो एक बार फिर शुरू से देख लीजिए फटाफट। भारत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति देखते हैं। ये शक्ति है विधायी शक्ति यानी कानूनी शक्ति। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। तो संसद जो कहलाता है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर ही हम संसद बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? संसद। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद से अलग राष्ट्रपति नहीं किया जा सकता। तो इसमें निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्ति प्राप्त है, कानूनी शक्ति प्राप्त है। पहला देखिए, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रवसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। संसद के सत्र को आहूत करने मतलब सत्र को बुलाने, सत्र को खत्म करने, सत्रवसान का मतलब सत्र को खत्म करने, और लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो सत्र को आहूत करेगा, सत्रवसान करेगा और लोकसभा को भंग कर सकता है।
दूसरा विधायी शक्ति है कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। संसद के किसी एक सदन में भी भाषण राष्ट्रपति दे सकता है या दोनों सदन को सम्मिलित रूप से भाषण दे सकता है। तीसरा विधायी शक्ति है कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद, प्रत्येक निर्वाचन के बाद जो लोकसभा का गठन होता है तो उसके पहले सत्र का जो पहला सत्र का बैठक होता है उसमें राष्ट्रपति भाषण देगा। ठीक है, दोनों सदनों को बैठा करके, लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठा करके क्या करता है, भाषण देता है। और प्रत्येक वर्ष, हर एक साल जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है और नया सत्र स्टार्ट होता है, प्रथम सत्र स्टार्ट होता है, तो उसमें उस समय जो राष्ट्रपति है वो अभिभाषण देता है, भाषण देते हैं। आगे देखिए, चौथा विधायी शक्ति है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बनता है। संसद जो भी विधेयक पारित करती है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। पांचवा विधायी शक्ति है कि संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसको कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। यदि आप राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेंगे तो सदन में उस विधेयक को प्रस्तुत ही नहीं कर सकते। तो देखते हैं वो कौन कौन से विधेयक हैं जो कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये 4-5 जो विधेयक दे रखे हैं उसको ध्यान से सुनिए और याद कीजिए। पहला विधेयक है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। यदि नया राज्य का निर्माण किया जा रहा है या जो पुराना राज्य है उसी के क्षेत्र में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है तो ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो ये जो विधेयक होता है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद सदन में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 1 याद रखिएगा, राज्य के निर्माण में। ठीक है, और इसी से बाकी सारा याद हो जाएगा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम। दूसरा है धन विधेयक। धन विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 110 के तहत होता है। धन विधेयक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल। आर्टिकल 110, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल, धन विधेयक को बताया गया। तो धन विधेयक भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। तीसरा है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से खर्च करने वाले जो विधेयक हैं, आर्टिकल 117 खंड 3 के तहत, आर्टिकल 117 खंड 3 के तहत वो भी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेने के बाद सदन में प्रस्तुत किया जाता है। संचित निधि से खर्च करने वाले जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसकी भी अनुमति पहले राष्ट्रपति से लेनी होती है। ठीक है, आर्टिकल 117 खंड 3 के तहत संचित निधि से खर्च करने वाले विधेयक के बारे में बताया गया। और ऐसा कराधान, कराधान का मतलब ऐसा टैक्स जिसमें राज्य हित जुड़ा हो, राज्य का हित जुड़ा हो। ठीक है, जैसे राज्य कहने का मतलब बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब राज्यों का हित जुड़ा हो और प्रभाव डालने वाले विधेयक हो तो उसको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद सदन में प्रस्तुत होगा। ऐसा कराधान, ऐसा टैक्स जो राज्य हित से जुड़ा है और राज्यों पर प्रभाव डालने वाला है, उसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के सदन में पेश किया जाता है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार या वाणिज्य या समागम पर निर्बंधन यानी बाधा उत्पन्न करने वाले जो विधेयक हैं, उस विधेयक को भी सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये याद कीजिए कि राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक आर्टिकल 304 के तहत बताया गया। आर्टिकल 304, आर्टिकल 300। तो देखिए, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे 304, 304। तो 300, 100 से याद रखिए हर्डल। हर्डल का मतलब आप सब जानते हैं, बाधा, हर्डल। ठीक है, तो हर्डल 304, हर्डल को 4 के निकल जाएंगे, हर्डल को 4 के निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे याद रहेगा, हर्डल क्या, व्यापार में, वाणिज्य में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ठीक है, तो इसी को 304।
आगे देखिए, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, आर्टिकल 108 के तहत। यदि दोनों सदन में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती है, तो उस सहमति को बनाने के लिए एक संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 108 के तहत। तो ये जो संयुक्त बैठक के प्रावधान किया गया है, तो ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108। याद होना चाहिए कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और ये आर्टिकल वाले सेक्शन में हमने ट्रिक से भी याद करवाया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, आर्टिकल 113 खंड 3। ठीक है, ये भी एक फेरा ही लग गया कि देखिए, कोई भी अनुदान है, कोई भी पैसा मांगने की सिफारिश है, कोई पैसे मांगने की ज़रूरत है या पैसा मांगते हैं, सरकार पैसा मांगती है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान नहीं मिलेगा। ठीक है, उस अनुदान के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, आर्टिकल 113 खंड 3 के तहत। ठीक है, ये भी एक फेरा लगा हुआ है कि यदि अनुदान चाहिए तो राष्ट्रपति से पहले सिफारिश लेके आइए, फिर आपको अनुदान मिलेगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 113 खंड 3 के तहत। तीसरा अधिकार देखिए, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, आर्टिकल 331 के तहत। आर्टिकल 331 के तहत जब लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकता था। लेकिन हाल में ही इसे हटा दिया गया। ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन का प्रक्रिया है, इसको अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आर्टिकल 331 याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि आर्टिकल 331 के तहत पहले मनोनयन किया जाता था आंग्ल भारतीयों का, लेकिन राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को नामजद किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को, याद रखिएगा, 12 लोगों को, कितने? 12 लोगों को नामजद करते हैं, जो कि वो कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। 12 लोगों को किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 खंड 3 के तहत। आर्टिकल 80 खंड 3। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखिएगा कि आर्टिकल 80 के तहत नामजद किए जाते हैं? तो देखिए, अपर हाउस यहाँ सब रिच लोग जाते हैं। ठीक है, अमीर लोग 80 को जोड़िए लस्सी से। लस्सी भी कौन पी पाता है? जो अमीर रहता है। ठीक है, लस्सी भी कौन पी पाता है? अमीर। बस याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो 80 से याद रखिएगा कि 80 से अपर हाउस में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 80 खंड 3। आगे देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के स्थगन के समय आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये याद रखिए कि जब संसद स्थगन में रहती है, स्थगन मतलब जब संसद नहीं चल रही हो, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही हो, तो उस समय अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ये याद कैसे रखिएगा? इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि देश में एक ही व्यक्ति है जो कि 23 में आ गया तो अध्यादेश ले आएगा। ठीक है, 23 में आ गया, आर्टिकल 123 के तहत यदि वो 23 में आ गया तो क्या करेगा? अध्यादेश ले आएगा। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक कानून होता है। ठीक है, इसके बारे में पता होगा आपको। तो देखिए, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। तो जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान ही होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। शुरू होने के 6, अब सदन स्थगन में था, उस समय अध्यादेश जारी किया गया। अब जब संसद सत्र स्टार्ट होगा, संसद का जो सत्र होता है, सत्र चलना शुरू होगा, तो उस सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह के बाद ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि इस कानून की ज़रूरत होगी तो वो जो संसद है वो इतने समय में उसे विधेयक के रूप में पारित करवा के अधिनियम बना दिया जाएगा, उसे कानून बना दिया जाएगा
यदि नहीं बनाया जाता है तो ये 6 सप्ताह बाद ये जो कानून है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राज्य सूची के विषयों पे राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश नहीं ला सकता, ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता, और राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। यदि दोनों सदन जो है वो सत्र में होगी तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। यह अध्यादेश की शक्ति कब होती है, जब सदन जो है वो सत्र में नहीं हो, सदन स्थगित हो, सदन नहीं चल रहा हो। ठीक है, और सदन का जो सत्र है उसकी शुरुआत होने के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। अगला देखिए सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति का अधिकार। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। जो सैनिक की सारी शक्ति है वो सब शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग विधि के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है उसके अनुसार ही कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति में सारी सेनाओं का ताकत है, तीनों सेनाओं का कमांडर है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो अपने मन से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, इसके लिए विधि बनाया गया, नियम बनाया गया, और उसी नियम के तहत राष्ट्रपति कोई फैसला ले सकता है। आगे देखिए राजनीतिक शक्ति में क्या है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत कोई भी समझौता, दूसरे देशों से कोई भी समझौता या संधि किसके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे किया जाएगा। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को दूसरे देशों में नियुक्त करता है, एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है, और भारत में दूसरे देश वाले जो राजदूत आते हैं उनकी नियुक्ति का अनुमोदन करता है, ओके करता है कि चलो इसको नियुक्त करो। आगे देखिए क्षमादान की शक्ति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्षमादान की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत मिला है। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिला है। तो ये याद रखना है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के घर से बह रहा है, क्या बह रहा है, क्षमा बह रहा है। ठीक है, क्षमादान बह रहा है, क्षमा बह रहा है। ठीक है, माफ़ी बह रही है, राष्ट्रपति के घर से माफ़ी बह रही है। जिसने भी कोई अपराध किया है जाओ राष्ट्रपति के पास से और वहाँ से माफ़ी ले आओ, तो तुम्हारा जो दोष है वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो देखिए जो क्षमादान वो 5 तरह का है। एक होता है क्षमा, एक है प्रविलंबन, तीसरा है परिहार, और एक है लघुकरण, और जो आखिरी है वो है विराम। ठीक है, ये ऊपर में नहीं लिखा है लेकिन नीचे जा करके लिखा है। तो क्षमा, प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण। ठीक है, 5 तरह का क्षमा जो है वो राष्ट्रपति दे सकता है। तो देखिए कि इन 5 का क्या क्या मतलब है, और इन 5 का जो मतलब है इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अक्सर ये थोड़ा याद करने में डिफिकल्टीज होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए क्षमा में क्या होता है कि दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा दे दिया तो उसका सारा दंड खत्म, और उसको बंदीकरण, जो उसको बंदी बनाया गया था वो भी हटा दिया जाता है, और दोषी जो है वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ठीक, वो वैसा हो जाता है जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो। यदि राष्ट्रपति ने क्षमा दे दिया तो उसको पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला है, ये याद रहेगा। आगे देखिए लघुकरण में कहता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। देखिए लघुकरण में ये होता है कि दंड के स्वरूप, मतलब कि जैसा दंड दिया जा रहा था उसके दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है, उसके दंड की प्रकृति को, कठोरता को कम कर दिया जाता है। ठीक है, किसमें, लघुकरण। जैसे किसी को यदि मृत्यु दंड की सजा दी गई थी तो यदि उस जो राष्ट्रपति है माफीनामा में यदि लघुकरण करता है तो उसकी जो कठोर, ये जो मृत्यु दंड वाली है, मृत्यु दंड को छोड़ करके उसको कठोर या साधारण कारावास के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, मतलब उसको मरने से बचा लिया जाएगा। किसमें, लघुकरण।
तो देखिए इसको याद करने का तरीका ये है, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा। लघुकरण, लघुकरण को हम बोल सकते हैं लघु, लहु, लहु, लघुकरण, लहु बोल सकते हैं, लघुकरण और लघुकरण। लहु का मतलब जानते हैं खून, लहु का मतलब खून, ठीक है, लहू का रंग एक है, लहू, लहू मतलब खून। अब देखिए किसी ने कोई अपराध किया और उसे दंड दिया गया कि इसके शरीर से इंजेक्शन भोंक भोंक के इसके खून को निकाल लो, उसके लहू को निकाल लो, उसके बॉडी से। इमेजिन कीजिए कि कोई अपराधी है, उस अपराधी को सजा दिया गया कि उसके बॉडी से इंजेक्शन डालो और ब्लड को निकाल लो, ठीक है। तो किसी राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति दया करके कहता है कि ठीक है, इसके बॉडी से इंजेक्शन से खून मत निकालो, चलो इसके मच्छर से को काटने दो, खटमल से खून चुसवा दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो दंड का प्रकृति है, जो स्वरूप है, उसको बदला गया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लघुकरण, लघुकरण से आप लघुकरण तक पहुंचेंगे। यदि लघुकरण में जाते हैं तो फिर आपके दिमाग में ये चलने लगेगा कि इंजेक्शन से खून निकाला जा रहा था, फिर उसको मच्छर और खटमल से खून निकालने के लिए छोड़ दिया गया, मतलब कि दंड का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, उसको बदला जा रहा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगला है परिहार। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। परिहार में क्या होता है कि दंड की प्रकृति स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जाता, बल्कि उसके अवधि को, समय को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। तो ये भी याद करना बड़ा आसान है। देखिए परिहार, परिहार में क्या होता है, परिहार का मतलब ही होता है समय, परिहार का मतलब ही समय। देखिए पहर, पहर, पहर माने समय, पहर, दोपहर, एक पहर, दो पहर, ठीक है, दोपहर समय। तो इसी तरीके की जो परिहार है, परिहार का मतलब क्या हुआ, समय। तो जैसे ही समय दिमाग में आएगा तो बस याद आ जाना चाहिए कि समय को कम कर दिया, समय को कम कर दिया। तो समय को कम कर दिया तो इसका मतलब कि उसकी जो दंड की प्रकृति है, जो स्वरूप है, उसको नहीं बदला है, बस समय को कम कर दिया। आगे देखिए प्रविलंबन, प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना, ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। प्रविलंबन में क्या होता है कि इसके, ये इस वर्ड से ही पता चला है, प्रविलंबन, विलंबन, विलंबन, विलंब, विलंब, ठीक है। तो विलंब का मतलब क्या हुआ, लेट, लेट होना, ठीक है, विलंब का मतलब लेट होना। तो विलंब का मतलब लेट होना, प्रविलंबन मतलब कि लेट कर देना। कोई सजा मिल रही थी, उस सजा को थोड़ा सा रोक दिया, उसको लेट कर दिया, ठीक है। किसी चीज को रोकेगा तो लेट होगा। तो किसी को यदि मृत्यु दंड मिल रही थी तो उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, उसको लेट कर दिया गया, ताकि दोषी व्यक्ति जो है वो क्षमा याचना कर सके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी लोगों को मृत्यु दंड मिलता है उन सबको क्षमा याचना का मौका जरूर से जरूर मिलता है। आगे देखिए, अगला और आखिरी जो 5वां है वो है विराम। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। देखिए विराम में क्या होता है कि थोड़ा सा आराम दे दिया जाता है। आराम दे दिया जाता है मतलब कि यदि कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है उस व्यक्ति के साथ, उस अपराधी के साथ कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि उस स्थिति में उसको, उसकी सज़ा को थोड़ा कम करना ज़रूरी है, उसके सज़ा पे थोड़ा सा रोक लगाना ज़रूरी है, उसी को कहते हैं विराम। जैसे गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर दिया, ठीक है, कोई गर्भवती स्त्री है तो उसकी सज़ा को कम कर दिया। तो विराम में किसी दोषी की सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 5 तरह का क्षमादान दिया जाता है आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति के घर से माफी बह रहा है 72, एक क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण और एक विराम। तो क्षमा में क्या है कि यदि राष्ट्रपति क्षमा दे दिया तो वो पूर्णतः मुक्त हो जाता है। प्रविलंबन में क्या है कि उसके सजा को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। परिहार में क्या है, समय, परिहार मतलब पहर, दोपहर, ठीक है, समय, समय को कम कर दिया जाता है, उसके प्रकृति को, दंड की प्रकृति को कम नहीं किया जाता है। लघुकरण, लघुकरण में क्या है, लघुकरण, लघु खून, ठीक है, खून, सिरिंज से खून तीर रहा था तो अब फिर मच्छर से और खटमल से तिरवाने लगा। मतलब कि क्या हुआ कि जो दंड है, दंड के स्वरूप को, प्रकृति को बदल दिया जाता है, ठीक है। समय उतना ही रखा जाता है। और विराम, विराम में क्या होता है कि किसी दोषी को विशेष स्थिति में उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। आगे देखिए, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती।
यदि क्षमादान के लिए यदि राष्ट्रपति को याचिका भेजा गया हो और राष्ट्रपति ने उसे रद्द कर दिया हो, क्षमा देने से मना कर दिया हो, तो दूसरी बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। आई बात समझ में? आगे देखिए, 8वां जो अधिकार है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो आपातकाल के सेक्शन में ये मैंने पढ़ाया है, आप जा करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में बताया गया। आपातकाल से संबंधित जो भी शक्ति है, जो भी नियम कानून है, वो किस भाग में? भाग 18 में, पार्ट 18 में बताया गया। आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श पे, एडवाइस पे, मंत्रिपरिषद के एडवाइस पे जो राष्ट्रपति है वो 3 तरह का आपातकाल लागू कर सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, और ये 3 आधार पर लगाया जाता है, युद्ध के आधार पे, बाहरी आक्रमण के आधार पे और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, आर्टिकल 352 के तहत। दूसरा जो है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, आर्टिकल 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में जहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मतलब संविधान के अनुसार काम नहीं होने लगता है, तो राष्ट्रपति राज्यों में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देता है। वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, और न्यूनतम अवधि 2 माह, मतलब कि 2 महीने के अंदर इस वित्तीय आपात को संसद के द्वारा मंजूरी मिलनी चाहिए। यदि मंजूरी मिलती है तो ये जो वित्तीय आपातकाल है ये मतलब असीमित समय के लिए लगा रह जा सकता है जब तक नहीं हटाया जाए, और 2 महीने के अंदर संसद से स्वीकृति नहीं मिलती है, मंजूरी नहीं मिलती है, तो ये आपातकाल खत्म हो जाए। आगे देखिए, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, राष्ट्रपति यदि मान लीजिए कि संसद कोई कानून बनाना चाहता है, सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, लेकिन वो इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ राय जानना चाहती है कि ये कानून जो है वो संविधान के अनुसार सही रहेगा या नहीं रहेगा, या जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, बाद में ऐसा ना हो कि इस कानून को खारिज कर दे, तो राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व पे उच्चतम न्यायालय से एडवाइस ले सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। तो इसको ऐसे याद रखिए, आर्टिकल 143 से 143 41, ठीक है। राष्ट्रपति बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के दो, एक ताली दो, एक ताली दो, एक ताली दो, एक ताली दो, मतलब एक एडवाइस दो, एक ताली दो मने एक एडवाइस दो। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन ये एडवाइस, ये परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है। तो 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये एडवाइस जो राष्ट्रपति अगर एडवाइस मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए मजबूर नहीं है, वो चाहे तो नहीं भी दे सकता और चाहे तो एडवाइस दे सकता है। यदि एडवाइस दे देता है तो राष्ट्रपति वो एडवाइस मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा के अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेबी वीटो को कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। पॉकेट वीटो का मतलब कि कोई पेज लिए, कोई कानून लिए और पॉकेट में रख लिए, अपने पॉकेट में रख लिए, जेबी वीटो, ठीक है। जेब में रख लिए, पॉकेट में रख लिए। आ रही है बात समझ में? तो देखिए, होता ये है कि विधेयक जो है वो संसद से पारित होने के बाद, सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए पहुंचता है, और जिस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, आर्टिकल 111 के तहत, तो उस आर्टिकल में ये लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने समय में इस विधेयक पे हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके वापस लौटाना है। तो जब ये लिखा ही नहीं है कि कितने समय में लौटाना है, तो राष्ट्रपति उसको असीमित समय के लिए अपने पास रख सकता है। वो उस पर तुरंत सिग्नेचर नहीं कर सकता है, उसको अपने मुताबिक लंबे समय तक रख सकता है, और अपने पास वो लंबे समय तक रखता है, उसी को कहा जाता है जेबी वीटो,
पॉकेट वीटो, मतलब कि राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट में उस विधेयक को रख लिया। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा दे। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण है 1986 में। तो इस जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग एक बार एक राष्ट्रपति कर भी चुके हैं। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पास हुआ, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सी ने कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखें कि ज्ञानी जैल सी ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को अपने जेल में रख लिया। ठीक है, अपने जेब में रख लिया। अरे ये बात समझ में, ज्ञानी साहब अपने जेब में रख लिए। ठीक है, कि हम इससे अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, उस विधेयक से हम अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में अपने जेबी वीटो का अधिकार करके उसे रोक लिया। फिर 3 वर्ष बाद 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। और फिर ज्ञानी जैल सिंह जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं जब वो राष्ट्रपति के पद से हट गए। तो 1989 में जो अगले राष्ट्रपति हुए आर वेंकट रमन, उन्होंने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने उस विधेयक को फिर रद्द कर दिया। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये संघ वित्त आयोग, मतलब वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन की जो सिफारिश होती है उसको संसद में रखवाते हैं। कैग के रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब एससी से संबंधित जो आयोग हैं उनकी रिपोर्ट को रखवाते हैं। राष्ट्रीय जनजाति आयोग, एसटी कमीशन जो है उसके रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग का, कैग का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की रिपोर्ट को रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये बिहार से थे, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। लगातार 2 बार। पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 बार हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय से लेकर अभी तक कोई भी राष्ट्रपति दोबारा नहीं चुना गया। कोई भी राष्ट्रपति बन रहा है तो एक ही बार बन रहा है। ठीक है, तो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति, मतलब कि जो राजेंद्र प्रसाद के साथ ही, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति और राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति, और जब ये राजेंद्र प्रसाद हटे तो उसके बाद ये फिर राष्ट्रपति बन गए। तो याद रखेगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, और इनके लिए दूसरे चक्र की मतगणना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये निर्दलीय प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से इनकी दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वीवी गिरी इनके समय में क्या हुआ कि जो पंपलेट था वो गिनते गिनते गिर गया, तो फिर दोबारा से गणना होने लगा। ठीक है, फिर दोबारा से गणना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति हुए। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, और किससे हारते हैं? वीवी गिरी से ही 1 बार चुनाव हार जाते हैं,
और फिर बाद में निर्विरोध मतलब बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।